मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी ले लीजिए। रोज सुबह 7 बजे आपकी करंट और स्टैटिक की क्लास होती है, जो हर दिन की तरह आज भी है। कुछ साथी रिफ्रेशमेंट के लिए क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद में अपने मुख्य तौर पर करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्मारक से लिया गया है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात है, जिसे साथी हम लोग अशोक का एम्बलम या जिसको अशोक चिन्ह भी कह देते हैं। जिसको क्या कह देते हैं? अशोक चिन्ह भी कह देते हैं, जो हमारा एक प्रकार से आप कह सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको कब मंजूरी दी गई? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन साथी भारत का संविधान लागू हुआ। इसी में सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे भैया? मुंडक उपनिषद से। तो वही पूछा है राष्ट्रीय चिन्ह किस स्मारक से? ये साथी सारनाथ, सारनाथ स्टैचू से या सारनाथ से ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। पूछा सत्यमेव जयते मूल रूप से किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मूल रूप से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद में। किसमें भैया? मुंडक उपनिषद। ये हमारा एक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, जिससे हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। बच्चा, क्या किसी को क्लास को देखने में कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि YouTube पे आज एक इश्यू आया हुआ है, तो अगर किसी को क्लास नहीं दिख रही हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो सत्यमेव जयते मूल रूप से किस ग्रंथ से लिया गया है? कहोगे सर मुंडक उपनिषद से। पूछे वंदे मातरम, ये किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन मैगजीन में वंदे मातरम छपा। 150 वर्ष पूरे हो गए और बाद में आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो वंदे मातरम ये किस उपन्यास से लिया गया है? याद रखिएगा आनंद मठ से। अभी नए नियम आए जिसमें इसको 190 सेकंड मतलब 3 मिनट 10 सेकंड में इसके पूरे के पूरे 6 स्टेंजा गाने या 6 स्टेंजा गाने अब अनिवार्य कर दिए गए। क्या कर देंगे? 6 के 6 स्टेंजा गाने अनिवार्य। कितने समय में? कहोगे सर 190 सेकंड के समय में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है? लंबाई और चौड़ाई का। तो याद रखिएगा 3:2, 3:2। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? कहोगे सर शक संवत। आज पता नहीं कैसे जुकाम हो गया, पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चलते। अपने मुख्य करंट अफेयर शुरू हो रहे। आज साथी उस तरीके के करंट अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हैं पढ़ना तो हमें है ही। कि भाई ग्लोबल इंपैक्ट समिट एंड अवार्ड 2026 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इंपैक्ट समिट और अवार्ड, विश्व के लगभग 40 अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ग्लोबल इंपैक्ट समिट एंड अवार्ड का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया जाएगा। कहां पर भैया? इंडोनेशिया के बाली में। अच्छे से याद रखिएगा, ग्लोबल इंपैक्ट समिट और अवार्ड का आयोजन यह कहां पर किया जाएगा? इंडोनेशिया के बाली में। कहां पर भैया? इंडोनेशिया के बाली में। यह कोई एआई इंपैक्ट नहीं है। ग्लोबल इंपैक्ट समिट का मतलब होता है सम्मेलन, और इसमें लगभग विश्व के 40 अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी लोगों को इसमें अवार्ड दिए जाएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट,
इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाती है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? जकार्ता। जकार्ता ही आसियान का सचिवालय भी है, या आसियान संगठन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा। रुपया क्या हो जाती है? इंडोनेशिया की मुद्रा। राजधानी जकार्ता, रुपया हो जाती है मुद्रा। इसी का साथी जावा द्वीप है, जहां पर एक बोरोबुदुर मंदिर पड़ता है। कौन सा? बोरोबुदुर मंदिर। ये बोरोबुदुर मंदिर पूछ लेता है, ये बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर कैसा टेंपल है? ये बौद्ध मंदिर है। यहीं पर एक परम बानन टेंपल पड़ता है, परम बानन मंदिर। यदि परम बानन मंदिर आ जाए, परम बानन मंदिर, तो ये हिंदू टेंपल है। परम बानन कैसा है? हिंदू मंदिर। और बोरोबुदुर कैसा है? ये इंडोनेशिया का बुद्ध मंदिर है। बी से बौद्ध, बी से बोरोबुदुर। जबकि परम बानन कैसा है? ये हिंदू टेंपल है। दोनों कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। दोनों इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। तो ग्लोबल इंपैक्ट समिट और अवार्ड ये इंडोनेशिया में आयोजित होंगे पहली बार। भारत ने दूरसंचार और उभरते डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है? भारत ने दूरसंचार और उभरते डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ यह द्विपक्षीय बैठक की है? तो भारत ने आयरलैंड के साथ। नई दिल्ली में किस देश के साथ? कहोगे सर आयरलैंड के साथ। भारत ने नई दिल्ली में आयरलैंड के साथ यह दूरसंचार और उभरते डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक की है। इससे आप मुझे बताइए कि हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं ये आयरलैंड से ली गई हैं? हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं ये आयरलैंड से ली गई हैं? हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं आयरलैंड से ली गई हैं? इसमें बताइए कि भाई ये विशेषताएं हैं जो आयरलैंड से ली गई हैं। आयरलैंड की राजधानी बताइए। आयरलैंड की, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड करके देश है जो ब्रिटिश से आजाद है। एक उत्तरी आयरलैंड होता है, ये तो ब्रिटेन के अधीन है, यूके में आता है। ये हम लोग दूसरे आयरलैंड की बात कर रहे हैं। इसकी राजधानी हो जाती है, इसकी राजधानी बताइए। आयरलैंड की राजधानी क्या होगी? जबकि मुद्रा हो जाती है यूरो। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर यूरो इसकी मुद्रा है। तो हमने एक तो राज्यसभा में 12 लोगों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति और राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, उसका तरीका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड की राजधानी हो जाती है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? डबलिन। मुद्रा हो जाती है यूरो। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा अपने यहां के कलाकारों को, अभी एक हफ्ते पहले का क्वेश्चन था, अपने यहां के कलाकारों को यह सार्वभौमिक इनकम देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। सार्वभौमिक इनकम देने वाला दुनिया का पहला देश। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, मुद्रा यूरो। संविधान की आयरलैंड से जो विशेषताएं ली गई हैं, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये कहां से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए। भाई राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? कहोगे सर राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए। बांग्लादेश के नवनियुक्त पीएम तारिक रहमान कैबिनेट में एकमात्र हिंदू मंत्री कौन है? अभी यहां पर बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। कौन बने भैया? नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। तो इनका
कैबिनेट का गठन हुआ है, उसमें एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री, हिंदू मंत्री कौन है? गोयेश्वर चंद्र रॉय, निताई राय चौधरी। तो याद रखिएगा, ये जो निताई रॉय चौधरी है, इस प्रकार के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते, पड़ोसी देशों से। बांग्लादेश की बात करें, ये 5 से 6 पॉइंट बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई बताइए। भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत बांग्लादेश बाबू अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए कि भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तीसरा, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा, भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतरराष्ट्रीय नदियां कितनी है? भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतरराष्ट्रीय नदियां, गंगा नदी के ऊपर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता कब हुआ है? गंगा नदी के ऊपर 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। कौन से संविधान संशोधन से? कौन से संविधान संशोधन से? तो भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा, तो भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। भारत के 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम और याद रखिएगा त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा, ये मेघालय और मिजोरम है। मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। राजधानी हो जाती है ढाका और मुद्रा हो जाती है टका। भाई बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा हो जाती है टका। लगभग 54 अंतरराष्ट्रीय नदियां। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के जल को लेकर समझौता और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये 100वें संविधान संशोधन से, किससे भैया? 100वें संविधान संशोधन 2015। तो तारिक रहमान यहां के नए प्रधानमंत्री बने। निताई रॉय चौधरी, इनकी कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक। तीसरे का उत्तर भी निताई रॉय चौधरी, यह बिल्कुल सही है। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के किस अनुसंधान केंद्र में एक मरीज का सफल रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया है? सफल रियल टाइम अल्ट्रासाउंड। तब से पूछेगा कि अंटार्कटिका, देखिए ये 2 क्षेत्र होते, तो होता है आर्कटिक, जिसे क्या कहते हैं? आर्कटिक। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव। आर्कटिक कौन से ध्रुव पर है? नॉर्थ पोल पर। इस पर भारत का जो रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम है हिमाद्री। इस पर जो भारत का रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम है हिमाद्री। जबकि जो दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, यह है साउथ पोल, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहां पर भारत के अभी तक 3 अनुसंधान केंद्र है। पहला सबसे पुराना दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, फिर आ जाता है साथी मैत्री, और फिर आ जाता है भारती। अंटार्कटिका में हमारे कितने अनुसंधान केंद्र हैं? कहोगे सर अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। भारत के कितने अनुसंधान केंद्र हैं? कहोगे सर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद में आ जाता है मैत्री, उसके बाद में आ जाता है भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों के तीनों केंद्र कहां पर आ जाते हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 2012 से है। दक्षिण गंगोत्री 1983 से, दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1989। ये साल है जिस साल हमने अंटार्कटिका में अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित किए।
इनमें से जो भारतीय रिसर्च स्टेशन है जो 2012 में अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था, यहीं पर एक मरीज का सफल रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया गया है। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के किस अनुसंधान केंद्र में, तो याद रखिएगा ये जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका में भारत के तीनों अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। अंटार्कटिका में भारत के तीनों अनुसंधान केंद्रों का नाम बताकर चलिए। एक बार बच्चा सबके सब साथी एक बार इस क्लास के लिंक को जरूर शेयर करके चलना अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, उतना काफी है। आज थोड़ी तबीयत भी वैसी नहीं है और दिन की तरह मजबूत, थोड़ी सी रेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो थोड़ी ज्यादा आफत आ जा रही है सर पे। तो अंटार्कटिका में 3 है, एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री, एक है भारती। भारती में ही इसमें ध्यान दीजिएगा रियल टाइम अल्ट्रासाउंड। अगर 20 हर्ट्ज से कम अगर ध्वनि की अगर साथी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, तो इसको इंफ्रासोनिक कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? कहोगे सर इंफ्रासोनिक। और यदि यही 20,000 से ज्यादा है, यदि यही 20,000 से अधिक है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो याद रखिएगा इसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। इसी को अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक और 20 किलो या 20,000 से ज्यादा इसे अल्ट्रासोनिक कह देते हैं। दुनिया की पहली बांस आधारित इथेनॉल रिफाइनरी यह कहां पर स्थापित की जा रही है? दुनिया की पहली बांस आधारित इथेनॉल, मतलब बांस जो होता है बेम्बू, इससे साथ ही इथेनॉल बनाया जाएगा। बांस से इथेनॉल, तो कहोगे ये 2G इथेनॉल रिफाइनरी है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल रिफाइनरी, सेकंड जनरेशन इथेनॉल रिफाइनरी है, या जिसे 2G इथेनॉल रिफाइनरी कह सकते हैं। लेकिन इस बार खासियत क्या है? ये भारत की पहली बांस आधारित है। ये कहां पर स्थापित की जा रही है? असम के गोलाघाट में, असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़, असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में, असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में यह आयोजित की जा रही है। इसको अच्छे से याद रखेगा। तो यह दुनिया की पहली बांस आधारित इथेनॉल रिफाइनरी है। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सत्य विश्व में पहली बार हो रहा होता है, अगर वो भारत में, तो फिर उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है? असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में, असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो उद्योग में साथी उद्योग में एल्कोहल इस्तेमाल होती है उस पर सरकार सब्सिडी देती है, वो सस्ती होती है, क्योंकि एल्कोहल ये उद्योग धंधों में बहुत ज्यादा, तो उसको साथी मिथेनॉल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिथेनॉल। अच्छे से याद रखिएगा, जो एल्कोहल उद्योग धंधों में काम आती है वो साथी मिथेनॉल होती है। अगर उसे पी लेते हैं, उसके पीने से मनुष्य की जान भी जा सकती है, आंखों की रोशनी इत्यादि। जबकि इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाता है, इथेनॉल इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये होती है इथेनॉल, जिसको पिया भी जाता है। लेकिन सरकार क्या करती है? जिस एल्कोहल को उद्योग धंधों को बेचना होता है उसे मिथेनॉल में बदल देती है। इसका पीना हानिकारक है। इसका पीना क्या है? हानिकारक। सस्ती के चक्कर में लोग इसे पी लेते हैं और जान भी जा सकती है। इसको पीने से लोगों की जान भी जा सकती है। समझ रहे हैं ये चीज? चलिए, पूछे मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जैन चादर महोत्सव की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर करेगा? ध्यान से देखिए, मार्च 2026 में भारत के पहले
जैन चादर महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर? ये एक जैन धर्म का उत्सव मान सकते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में। कहां पर भैया? राजस्थान के जैसलमेर में। भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी की जाएगी। कहां पर भैया? कहोगे सर भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी ये जैसलमेर में। इसमें एक खास चीज और आप समझ लीजिए कि इसको साथ साथ दोहराते चलो। ये जितनी चीजें, इनको कोशिश करो हर तरह की कि इससे आप क्लास में याद कर पाए कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर तुमने मन बना लिया तो 110% क्लास में याद करके जाओगे। जैन चादर महोत्सव कहां पर साथी? जैसलमेर में। यह बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कर्नाटक में जैन धर्म के मठ जो होते हैं या जैन मंदिर जो होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म के मंदिरों को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? इसी में याद रखिएगा, जो साथी राजस्थान का, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर यह जैन धर्म से संबंधित है। इसी में याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर तथा दिगंबर ये जैन धर्म के समुदाय हैं। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के समुदाय हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के समुदाय हैं, जैन धर्म की संप्रदाय भी कह सकते हो। कर्नाटक में जैन मंदिरों को बसादी कहा जाता है। कर्नाटक में ये सब पूछी गई चीजें जो छोटी छोटी पूछ ली जाती है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव जी ये पहले तीर्थंकर, जबकि 23वें पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें याद रखिएगा महावीर स्वामी। 23वें भगवान पार्श्वनाथ और 24वें भगवान महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। तो जैसलमेर में जैन धर्म से संबंधित भारत का पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन होगा। कब? मार्च 2026 में। मार्च 2026 में। अभ्यास वज्र घाट हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए, जो हमारी थल सेना इत्यादि है, ये समय समय पर युद्ध की तैयारी को जांचने के लिए युद्ध अभ्यास कर लेते हैं। उसी में से अभ्यास वज्र घाट नाम का यह कहां पर आयोजित किया गया? तो अच्छे से याद रखेगा, अभ्यास वज्र घाट ये जैसलमेर के पोखरण रेंज में। कहां पर भैया? जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित किया गया अभ्यास वज्र घाट। जैसे कुछ समय पहले आपको याद होगा, अभ्यास रुद्र शक्ति नाम से, एक रुद्र शक्ति नाम से युद्ध अभ्यास था। तो जैसे रुद्र शक्ति नाम का, वैसे पोखरण जैसलमेर में यह एक अभ्यास है। पोखरण जैसलमेर में जिसका नाम है अभ्यास वज्र घाट। यह पोखरण जैसलमेर में इस अभ्यास का नाम क्या है? कहोगे सर अभ्यास वज्र घाट। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना के द्वारा। अब इसमें कुछ युद्ध अभ्यास है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछ ले जाते हैं। वायु शक्ति नाम से पोखरण में ही भारतीय वायु सेना ने, वायु शक्ति नाम से पोखरण में ही भारतीय वायु सेना ने युद्ध अभ्यास किया। सागर कवच नाम से नौसेना और हमारी जो तटीय सुरक्षा बल है, इन्होंने उड़ीसा और बंगाल के तट पर त्रिशक्ति प्रहार, थल सेना, वायुसेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने ये उत्तर बंगाल और राजस्थान में, इसी प्रकार नभ शक्ति भारतीय सेना वायुसेना ने पंजाब में वेस्टर्न कमांड के क्षेत्र में एम्फेक्स 2025 ये जल, थल और नभ मतलब वायुसेना, थल सेना, नौसेना,
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, जबकि पश्चिम लहर 2025 ये नौसेना की पश्चिमी कमान ने अरब सागर में। नौसेना तो देखिए पश्चिम लहर है, नौसेना लहर का होती है समुद्र, नौसेना अरब सागर। एम्फेक्स काकीनाडा, नवशक्ति सेना वायुसेना पंजाब, त्रिशक्ति उत्तर बंगाल राजस्थान, सागर कवच उड़ीसा और बंगाल, वायु शक्ति ये राजस्थान के पोखरण में, वायु शक्ति राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति। जबकि वज्र घाट ये भी साथी राजस्थान के जैसलमेर में। थल सेना वायु सेना दिवस बताइए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, और साथी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना दिवस कब मनाए जाते हैं। सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए। आज ये YouTube में कुछ इश्यू हो रहा है ना, एक बार सबके सब बताइए। अगर आपको ये क्लास दिखाई नहीं दे रही तो बच्चा सब्सक्राइब वाले बटन पर एक बार क्लिक करके आप इस क्लास को दिखाई दे रहे हैं। और बच्चा हो सके तो ये बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट है दिल से कि एक बार सबके सब कम से कम इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर लगा लें। कम से कम इस क्लास के लिंक को सबके सब अपने व्हाट्सएप पर लगा लें। एक बार सबके सब। थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस कहोगे सर 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। प्रश्न संख्या 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। ये 1,00,000% क्वेश्चन आएगा और आप ही के पेपर में आएगा, ये नहीं किसी और के पेपर में। बीबीसी ये साथी ब्रिटेन की एक पत्रकारिता संस्था है। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो क्रिकेटर स्मृति मंधाना, क्रिकेटर स्मृति मंधाना अच्छे से याद रखेगा। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये किससे चुना गया है, स्मृति मंधाना क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर। जबकि दिव्या देशमुख जो पहली भारतीय महिला जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप जीता, इनको बीबीसी की उभरती खिलाड़ी या इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था। तो अच्छे से याद रखेगा, यदि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कहा जाए तो दिव्या देशमुख जो कि शतरंज की खिलाड़ी है, चेस की खिलाड़ी है, और इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 10 बार हरमनप्रीत कौर भी थी जो नॉमिनेट थी, लेकिन जो लास्ट में अवार्ड मिला या जिन्हें चुना गया है वो स्मृति मंधाना है। जबकि दिव्या देशमुख ये शतरंज खिलाड़ी है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, दिव्या देशमुख बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। जबकि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। चेन्नई के कटुपल्ली में किस प्रथम स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत को लॉन्च किया गया है। चेन्नई के कट्टुपल्ली में किस प्रथम स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत, जो साथी नौसेना के कैडेट होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए यह देश का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप ये चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। इसको L&T ने बनाया है। इसका नाम है कृष्णा। इस पोत का नाम क्या है, कृष्णा। इसे साथी नौसेना का जहाज कह सकते हैं, या आप इसे पानी का जहाज भी कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं, पानी का जहाज। इसका मुख्य काम क्या है, ये कैडेट जो होते हैं नेवी इत्यादि के कैडेट आदि की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए। इसका निर्माण किसने किया है, L&T के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसे कहां पर लॉन्च किया गया है, चेन्नई के कटुपल्ली में।
इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई के कट्टुपल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है कृष्णा। इस पोत का नाम क्या है? कृष्णा। ये बताइए नौसेना की कितनी कमांड होती है? नौसेना की 3 कमांड है। 3 कमांड। पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर बताइए, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर बताइए और दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर। पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। नौसेना की भारत में 3 कमांड है। पश्चिमी कमांड है मुंबई महाराष्ट्र में, पूर्वी कमांड है विशाखापट्टनम जहां पर मिलन एक्सरसाइज हो रही है, मिलन एक्सरसाइज, और दक्षिणी कमांड है केरल के कोची में, केरल के कोची में। दक्षिणी कमांड केरल के कोची, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। भाई कोची शहर को और क्या कहा जाता है? कहोगे सर अरब सागर की रानी। केरल के कोची शहर को क्या कहा जाता है? कहोगे सर अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो जो नौसेना है भारत की, इसके 3 कमाने, एक पश्चिमी, एक पूर्वी, एक दक्षिणी। ये आईएनएस कृष्णा करके जहाज का नाम है, जिसे चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य काम क्या है? जो कैडेट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका निर्माण किसने किया है? एल&टी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। एल&टी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। दुनिया की अग्रणी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक अभी बहुत ज्यादा चर्चा में, भारत में अपना पहला कार्यालय यह किस शहर में खोला है? दुनिया की अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक भारत में अपना पहला कार्यालय किस शहर में खोला है? तो देखिए सबसे पहले एआई के जनक, एआई का जनक किसको कहा जाता है? इंडिया। एआई का जनक, भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर, भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला क्वांटम शहर, भारत का प्रथम क्वांटम शहर, भारत का पहला क्वांटम शहर, भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला क्वांटम शहर। जबकि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, जिसे साथी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, बेंगलुरु में एंथ्रोपिक ये एआई कंपनी है, बहुत ज्यादा चर्चा। इसका साथी एक एआई चैटबॉट है जिसे क्लाउड कह देते हैं, CLAUDE। पूछेगा ये क्लाउड किस कंपनी का है? एंथ्रोपिक का है। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, जैसे गूगल का क्या है? जेमिनी। गूगल का एआई चैटबॉट क्या है? कहोगे सर जेमिनी। इसका क्या है? जेमिनी। इसी प्रकार ओपन एआई का क्या हो जाता है? चैट जीपीटी। ओपन एआई का क्या हो जाता है? कहोगे सर चैट जीपीटी। वैसे याद रखिएगा एंथ्रोपिक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट क्या है? इसका नाम है क्लाउड। 110% पूछ लेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में। एआई का जनक जॉन मैकार्थी, एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। एआई का जनक, भारत का पहला एआई शहर यह लखनऊ है, भारत का पहला एआई शहर। और याद रखिएगा बेंगलुरु देश का पहला क्वांटम शहर भी है। बेंगलुरु देश का पहला क्वांटम शहर भी है। तो देश का पहला क्वांटम शहर बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ। जबकि एआई का जनक किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। बाबू जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है? एआई का जनक। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुलोत्तुंग चोल तृतीय की पांड्यों पर विजय का शिलालेख हाल ही में किस राज्य में स्थित श्री चक्रपाणी स्वामी मंदिर में मिला है? पुराने जमाने का शिलालेख किस राज्य में स्थित श्री चक्रपाणी स्वामी मंदिर? तो इसमें आपको सीधा पूछ लेगा कि श्री चक्रपाणी स्वामी मंदिर यह कहां पर स्थित है? यह तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है।
तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में। आपको ये बता के चलना है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है, एक साथ ही बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। इसी प्रकार गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो है, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि या इस नाम से मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? अगर साथी राजेंद्र प्रथम की बात करें, ये चोल वंश का, जिसको राजेंद्र चोल भी कह देते, राजेंद्र प्रथम, इसे गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा। जबकि बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजेश्वर मंदिर भी कह देते, राजेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु के तंजावर में, तमिलनाडु के तंजावर, जिसको तमिलनाडु का तंजौर भी कह दिया जाता है। तंजावुर को और क्या कह दिया जाता है? तमिलनाडु का तंजौर। तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जिसको राजा राज चोल के द्वारा, राजा राज प्रथम चोल के द्वारा जिसका निर्माण कराया गया था। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। यह कैसा मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर। जो दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर है, यह द्रविड़ शैली के मंदिर है। तो चोल वंश का राजा था कुलोत्तुंग चोल, उसने पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। उसका एक शिलालेख जो श्री चक्रपाणी स्वामी मंदिर आज तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु के कुंभकोणम। यह बताइए, जो प्राचीन शिलालेख होते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजेश्वर मंदिर भी कहते, राजा राज्य चोल प्रथम के द्वारा द्रविड़ शैली में यह बनाया हुआ था। और कुलोत्तुंग चोल तृतीय की पांड्यों पर विजय का शिलालेख हाल ही में, यह तमिलनाडु के कुंभकोणम में, हाल ही में तमिलनाडु के कुंभकोणम में श्री चक्रपाणी स्वामी मंदिर, श्री चक्रपाणी स्वामी मंदिर में मिला है। प्रश्न संख्या 12, जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि? भारत के कुल निर्यात में, अगर हम लोग साथी विदेश व्यापार की बात करते हैं, यह बताइए विदेश व्यापार से संबंधित भारत का कौन सा मंत्रालय, भारत का कौन सा मंत्रालय यह विदेश व्यापार से संबंधित है? विदेश व्यापार में लगी कुछ संस्थाएं, इनकी स्थापना कब हुई है यह बताना है। जैसे DGFT, DPIIT, एपीडा, इनका हेडक्वार्टर भी बताना है, इनकी स्थापना। यह सब विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। कुछ कमोडिटी बोर्ड हो जाते, जैसे कॉफी बोर्ड, जैसे साथी चाय बोर्ड, हल्दी बोर्ड, मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, हल्दी बोर्ड, मसाला बोर्ड, हल्दी बोर्ड, मसाला बोर्ड, ये सब कहां पर स्थित है? हल्दी और मसाला बोर्ड, ये सबके सब अपने अपने उत्पाद को विदेश में ज्यादा से ज्यादा, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर, इसी में तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर, इसी में तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर। अच्छे से याद रखिएगा, विदेश व्यापार का जो मंत्रालय, वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल वाला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यही भारत का विदेश व्यापार से संबंधित मंत्रालय। DGFT याद रखिएगा बच्चा, जो भारत का DGFT है, 1991 विदेश व्यापार महानिदेशालय। DPIIT पहली बार 1995 में बना, फिर 2019 में इसका नाम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ। एपीडा 1986 में बनी, ये नई दिल्ली में स्थित है। एपीडा कहां पर भैया? नई दिल्ली। एमपीडा 1972, ये कोची में स्थित है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। और कौन कौन मेरी तरह चाय का एकदम पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना सब कुछ है? कोलकाता चाय बोर्ड का याद रखिएगा। हल्दी बोर्ड का तेलंगाना के निजामाबाद में, हल्दी बोर्ड का तेलंगाना के निजामाबाद में, हल्दी बोर्ड का तेलंगाना के निजामाबाद में। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कोची में।
तम्बाकू बोर्ड का, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, तम्बाकू बोर्ड का आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 13.17%। पिछले बार से इस बार भारत का विदेश व्यापार या कुल निर्यात, इंपोर्ट होते भारत से दूसरे देश में सामान को बेचना, दूसरे देश में सामान को बेचना, एक भारत का बहुत ही प्रसिद्ध एक्सिम बैंक भी है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। याद रखिएगा, भारत का जो एक्सिम बैंक है वो 1982 में बना था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। तो फिर से एक बार दोहरा लो, विदेश व्यापार से संबंधित वाणिज्य उद्योग मंत्रालय डीजीएफटी 1991, डीपीआईआईटी 1995, 2019 में नाम बदला गया, एपीडा 1986, एमपीडा कोची, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, कहोगे सर कोलकाता, हल्दी बोर्ड निजामाबाद, मसाला कोची और तंबाकू बोर्ड कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में। जबकि सबके सब साल लिखकर बताइए, भारत का एक्सिम बैंक कब बना, ये साल कमेंट्स में चाहिए सबसे। भारत का एक्सिम बैंक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा 1982 में। भारत का एक्सिम बैंक 1982, भारत का एक्सिम बैंक 1982। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला ये किस राज्य में रखेंगे? 21 फरवरी 2026 को, अब से 4 दिन बाद 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकाई की आधारशिला, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। एक प्रकार का आधारशिला, यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। कब? 21 फरवरी 2026 को। इसी में उत्तर प्रदेश आ गया। लोकसभा की सीट बताइए, राज्यसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीट बताइए। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। होगे सर, लोकसभा 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100, विधानसभा की 403, विधान परिषद की कितनी सीट हो जाती है? कहोगे सर 403 सीट हो जाती है। पूछा, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारा बनाने की घोषणा यह किसके द्वारा की गई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा बनाने की घोषणा यह किसके द्वारा की गई है? इस संस्था ने कहा है कि ये जितने नेशनल हाईवे उनके किनारे मधुमक्खी गलियारा बनाएगी। या बी कॉरिडोर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जिसने डंक रहित मधुमक्खियों को, डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं, डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार, मतलब डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, दुनिया का पहला देश। अब सती एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका एक्ट कब आया? 1988 में। इसका एक्ट कब आया? 1988। जबकि इसकी स्थापना कब हुई है? कहोगे सर 1995। इसकी स्थापना कब हुई है? 1995। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने घोषणा की है कि जितने भी नेशनल हाईवे उनके किनारे मधुमक्खी गलियारा, मतलब ऐसे पेड़ पौधों की स्थापना की जाएगी जिन पर मधुमक्खी अपने घोंसले बना सके। और जब अगर हॉर्न आदि या किसी चीज से मधुमक्खी छत्ते से बाहर आ जाए
तो जो मोटरसाइकिल पर जा रहे हो बेचारे, उनसे मधुमक्खी लिपट जाएं और वो लोग वहीं पर एक्सीडेंट हो जाए। तो मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि भारत के जो अधिकारी हैं वो भांग पीकर फैसले करते हैं। पहले वो भांग पीते हैं, फिर वो फैसला करने बैठते हैं। सोचो, अगर राजमार्ग के किनारे, अच्छा है, मतलब चलो मधुमक्खियों को अधिकार दिए जा रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है मधुमक्खी समाज में। लेकिन इनसे पूछो कि भाई रोड पे मोटरसाइकिल वगैरह वाले बेचारे भी चलते हैं, वो चलो हेलमेट से मुंह तो कवर कर लेंगे, बाकी शरीर तो बाहर रहता है, गाड़ी वाला तो बच जाएगा। अब अगर उससे मधुमक्खी एक साथ लिपट गई, उसका क्या होगा? खोपड़ी का सोचो। तो विश्व का पहला देश जिसने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं, यह पेरू, दक्षिण अमेरिका। इसने अमेजन मधुमक्खियों को पहला ऐसा देश बनाए मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार। तो हमारे एनएचआई वालों ने, अबे पहले गड्ढों को भर लो, अपनी खोपड़ी के गड्ढों को, सड़क के गड्ढों को, हाईवे ऐसे बनाते हो भ्रष्टाचार करके, चलने से पहले उसमें गड्ढे हो जाते। इतनी इस प्रकार की रोड इंजीनियरिंग है तुम्हारी कि भगवान भी यूं कहते होंगे मैंने इस बोझ को धरती पे क्यों भेजा। हमारे यहां रोड एक्सीडेंट स्पीड के साथ साथ जो रोड की डिजाइनिंग होती है यह भी बहुत खतरनाक है। पूछे गोवा समुद्री सम्मेलन जीएमसी का कौन सा संस्करण 2026 में आयोजित किया जाएगा? गोवा समुद्री सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2026 में? तो यह 5वां संस्करण होगा। गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव, इसका कौन सा संस्करण? गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण। यह बताइए, गोवा का जो समुद्री तट होता है, गोवा सबसे छोटी तटरेखा, भाई गोवा की सबसे छोटी तटरेखा। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा यह साथी सबसे बड़ी है? सबके सब तुरंत बताइए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? वेस्ट बंगाल की। जबकि सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, अगर परसेंटेज देखूं कि शहरों में रहने वालों की प्रतिशत, तो प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीकृत या शहरों में रहने वाली कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत यह गोवा में रहता है। गोवा क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। गोवा क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है। तो यहां से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, सबसे छोटी तटरेखा, सबसे लंबी गुजरात की। तो गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा के समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव, गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव, इसका 5वां संस्करण किस राज्य में 18 से 20 फरवरी तक यह तिब्बती नववर्ष लोसार उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, जो लोसार है यह साथी तिब्बती नववर्ष होता है। लोसार यह तिब्बती न्यू ईयर, तिब्बती नववर्ष या तिब्बती नववर्ष फेस्टिवल भी कह सकते हैं। लोसार तिब्बती नववर्ष। और ये जहां जहां तिब्बती बौद्ध पाई जाती है, तिब्बती लोग भारत में पाए जाते हैं, वहां पर हर जगह यह लोसार फेस्टिवल मनाया जाएगा। जो तिब्बती न्यू ईयर होती है इसी को लोसार कह देते हैं। अगर इसी में 3-4 पूछे कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण, इसी में आपसे पूछ लेगा कि दलाई लामा भारत कब आए? दलाई लामा भारत कब आए? दलाई लामा भारत कब आए हैं? यह भी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि दलाई लामा भारत कब आए। तो याद रखना, चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष आक्रमण किया? चीन ने तिब्बत पर किया
1950 में आक्रमण किया है और 1951 में अधिकार। 1951 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर दिया। दलाई लामा भारत कब आए? 31 मार्च 1959। 31 मार्च 1959। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से तिब्बती सरकार चल रही है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत की निर्वासित सरकार। तो ये साथी इनमें से हर जगह, तो ये इसका कोई एक उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हर जगह ही लोसार त्योहार मनाया जाएगा। ये हर जगह ही लोसार त्योहार, क्योंकि तिब्बती आबादी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इनमें प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है। फिर भी मुख्य तौर पर देखोगे हिमाचल प्रदेश कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चल रही है। तो ये सब कुछ पूछे जाते बच्चा। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आए। चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया। तिब्बती नववर्ष, ये लोसार उत्सव। केंद्र सरकार ने कंटेंट क्रिएशन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस मिशन की घोषणा की है? क्रिएट इन इंडिया मिशन। क्रिएट इन इंडिया मिशन की घोषणा अच्छे से याद रखिएगा। यह किसकी घोषणा? क्रिएट इन इंडिया मिशन की घोषणा। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको मिट्टी मंत्रालय कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय किसके अधीन है? अश्विनी वैष्णव के अधीन है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। क्रिएट इन इंडिया मिशन, इनका साथ ही इन्होंने एक नए मिशन की घोषणा की है, क्रिएट इन इंडिया मिशन। क्रिएट इन इंडिया मिशन। तो केंद्र सरकार ने कंटेंट क्रिएशन आदि को बढ़ावा देने के लिए यह किसकी घोषणा की है? क्रिएट इन इंडिया मिशन की घोषणा की है। इसी में आप सभी जानते, अभी 16 फरवरी से भारत में 16 फरवरी से भारत में अच्छे से याद रखेगा, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली में 16 फरवरी से। पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाटा एडवांस सिस्टम ने किस स्थान पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है? निजी क्षेत्र की, प्राइवेट क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, ये H-125 हेलीकॉप्टर है, जिनकी असेंबली लाइन ये कर्नाटक के वेमगल में, कर्नाटक के वेमगल नामक स्थान पर यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन। पहली प्राइवेट क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। यह बताइए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कारक आइगर सिकोर्स्की को कहा जाता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कारक ये आइगर सिकोर्स्की को कहा जाता है। आइगर सिकोर्स्की करके एक व्यक्ति था। पूछेगा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? तो आइगर सिकोर्स्की करके एक व्यक्ति है जिसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है। कर्नाटक के वेमगल में भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटक के वेमगल में। पूछा है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बायर सेलर मीट ट्रेडेक्स 2026 यह साथी केरल में। भारत का पहला सरकारी तौर पर एमएसएमई आदि को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई आदि को बढ़ावा देने के लिए यह ट्रेडेक्स 2026 यह केरल में आयोजित किया गया। यह ट्रेडेक्स 2026 कहां पर आयोजित किया गया? कहोगे सर केरल में। किस एजेंसी को बिग बैंग अवार्ड 2025 में बेस्ट डिजाइन एजेंसी और बेस्ट
हेल्थ केयर एजेंसी का खिताब दिया गया। बी पॉजिटिव 24, बी पॉजिटिव 24 को यह बिग बैंग अवार्ड 2025 में यह बेस्ट डिजाइन एजेंसी का खिताब, बेस्ट डिजाइन एजेंसी का खिताब। भारत का पहला और एकमात्र एलिवेटर और एस्केलेटर सिंपोजियम यह किस शहर में आयोजित किया गया? जो 7 लिफ्ट होती हैं और एस्केलेटर होते हैं, इनको लेकर भारत का पहला सिंपोजियम यह चेन्नई में आयोजित किया गया। भारत का पहला और एकमात्र एलिवेटर और एस्केलेटर सिंपोजियम यह तमिलनाडु के चेन्नई में, एलिवेटर और एस्केलेटर सिंपोजियम यह तमिलनाडु के चेन्नई में। जबकि हरकी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई वर्क लाइफ कोच, महिलाओं के लिए एआई वर्क लाइफ कोच, इसका नाम है सिमकी। इसका नाम क्या है भैया? सिमकी। हरकी करके कंपनी है, उसके द्वारा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत का पहला एआई वर्क लाइफ कोच लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सिमकी। भारत का पहला एआई वर्क लाइफ कोच। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण यह गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कहां पर भैया? गुजरात के गांधीनगर में। अब सबके सब भागना मत, हमने जितना पढ़ा है बच्चा उसको हम लोग आराम से ये रिवाइज कर लेंगे। अभी तक आप में से बहुत से साथी होंगे जिसने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबके सब कर दीजिएगा बच्चा, और ये 1 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। मधुमक्खी गलियारा ये एनएचआई के पगलेटी इंजीनियर्स के द्वारा। गोवा समुद्री सम्मेलन 5वां संस्करण लोसार हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि सब में होता है। कंटेंट क्रिएशन, क्रिएट इन इंडिया मिशन, क्रिएट इन इंडिया मिशन। हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, यह साथी याद रखिएगा, कर्नाटक में। ट्रेडेक्स आयोजन राज्य कहोगे भैया? केरल। बिग बैंग अवार्ड एजेंसी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एलिवेटर सिंपोजियम कहोगे सर? चेन्नई, तमिलनाडु में। एआई वर्क लाइफ कोच का नाम क्या है जो लॉन्च की गई? सिमकी। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा अमित शाह जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में। सेमीकंडक्टर उत्तर भारत में यह गौतम बुद्ध नगर। मधुमक्खी गलियारा एनएचआई। यह गोवा समुद्री सम्मेलन 5वां लोसार। कंटेंट क्रिएशन। इसी में साथी आप ये बता के चलिए, इसी में बता के चलिए कुछ चीजें कि दलाई लामा भारत कब आए? दलाई लामा ये भारत कब आए? दलाई लामा भारत कब आए? किस दिन दलाई लामा ने भारत की सीमा में प्रवेश किया? दलाई लामा ने भारत की सीमा में प्रवेश किया। इसमें बताने डीपीएसपी ये हमने कहां से लिए? सत्यमेव जयते वाक्य जो है ये हमने कहां से लिया है? सत्यमेव जयते वाक्य ये हमने कहां से लिया है? जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं ये किस शैली में बने होते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर ये किस शैली में बने हैं? जो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर है ये किस शैली में बने हैं? जो मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर है ये किस शैली में बने हैं? भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा। तो दलाई लामा ये 31 मार्च 1959 को भारत आए। डीपीएसपी ये आयरलैंड से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, जबकि खजुराहो के मंदिर ये साती नागर शैली।